पुअर डैड चैप्टर 7 सबक 6 सीखने के लिए काम करें पैसे के लिए काम ना करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तत्काल शुरू हो गया। हम एक आलिशान होटल में लॉबी में कॉफ़ी के चुस्के लगा रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर जिग जिगलर के साथ बैठने वाला था। वे प्रेरणा पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। एक दिन मैं अपनी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ, उस महिला ने कहा। मैंने उसके कई लेख पढ़े थे और उसमें प्रभावित हुआ था। उनकी लेखन शैली दमदार और स्पष्ट थी। उनके लेखों से पाठकों की रुचि जगाने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब में कहा। कौन सी चीज़ आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा काम कहीं का कहीं जाता है, उसमें शांतिपूर्वक कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बढ़िया हैं, परंतु कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है। वह एक स्कूल चलाता है जहाँ लोगों को बिक्री संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। वह सिंगापुर में कई छोटी कॉरपोरेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका कैरियर बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा। उसका शरीर सख्त हो गया। आप यह कहना चाहते हैं कि बिक्री सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? एक बार फिर मैंने अपनी सहमति में सिर हिलाया। इसमें गलत ही क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैं खुद के सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है। मैं बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन ना बनना पड़े। मैं सेल्समैनों से नफरत करती हूँ। उन्हें केवल पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे स्वयं बताएं कि मैं सेल्स का अध्ययन क्यों करूँ? अब वह अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफ़ी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस महिला द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नज़र डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ था, ना कि बेस्ट राइटिंग लेखक। उसकी आंखें तत्काल फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूँ। आप बहुत बढ़िया लेखिका हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूँ। आपके पास मास्टर डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखिका और बेस्ट राइटिंग लेखिका बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूंगी कि बिक्री सीखने के लिए प्रशिक्षण दूँ। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल लेखिका हूँ और आप एक सेल्समैन हैं। यह सही नहीं है। उसने अपने बिक्री के नोट्स भी समेट लिए और वह सिंगापुर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर चली गई। कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गुणी, शिक्षित, प्रतिभावान लोगों से भरी हुई है। हम उन हर दिन मिलते हैं। वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिन पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई। मैं एक गैरेज में गया और युवा मैकेनिक ने उसे कुछ मिनटों में ही ठीक कर दिया। इंजन की आवाज़ सुनकर ही वो समझ गया था कि गड़बड़ कहाँ थी। मैं हैरान था। दुखद सच तो यह है कि प्रतिभा भी पर्याप्त नहीं होती। मुझे लगातार यह देखकर झटका लगता है कि प्रतिभावान लोग कितना कम कमा रहे हैं। मैंने अभी हाल ही में सुना है कि 5% से भी कम अमेरिकी एक साल में $1 लाख से ज़्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूं जो एक साल में $20,000 से भी कम कमा पा रहे हैं। मेडिकल व्यवसाय में विशेषज्ञता रखने वाला एक व्यावसायिक सलाहकार मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, दंत चिकित्सक और दूसरे लोग पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं। और मेरी सोच यह थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। इस व्यवसाय सलाहकार ने मुझे एक बढ़िया वाक्य दिया, वे भारी दौलत से सिर्फ एक दक्षता दूर हैं। इस वाक्य का यह मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को केवल एक और दक्षता सीखने की ज़रूरत होती है और इसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल बुद्धि, अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानूनन का समन्वय है। इन 4 तकनीकी दक्षताओं को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों में केवल ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की दक्षता होती है। दक्षताओं के समन्वय का एक अच्छा उदाहरण अखबार की उन रिपोर्ट का है। अगर वह सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एक एडवर्टाइजमेंट, कॉपीराइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर अखबार में काम करने के बजाय मैंने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजी होती। चाहे इस काम में वेतन कम भी मिलता, परंतु इससे वह यह सीख जाती कि सफल एडवर्टाइजिंग में प्रयुक्त होने वाले शॉर्टकट का प्रयोग किस तरह किया जाता है। उसे अपना कुछ समय जनसंपर्क में भी देना होता, जो एक महत्वपूर्ण दक्षता है।
वह यह भी सिखाती कि मुक्त प्रचार में किस तरह लाखों कमाए जाते हैं। फिर रातों में और सप्ताहों में वह अपना महान उपन्यास पूरा कर सकती थी। जब वह पूरा हो जाता तो वह अपनी पुस्तक को बेचने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखिका बन सकती थी। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ़ यू वांट टू बी एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल छपाई तो एक प्रकाशक ने यह सुझाव दिया कि मैं शीर्षक बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने प्रकाशक को साफ कह दिया था कि इस तरह के शीर्षक से पुस्तक की दो ही प्रतियां बिकेंगी, एक मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त। दिक्कत यह थी कि वे दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की आशा करेंगे। इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल शीर्षक को जानबूझकर चुटकीला बनाया गया था क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से अत्यधिक प्रचार मिल जाएगा। मैं शिक्षा का समर्थक हूँ और शिक्षा के में सुधार में विश्वास करता हूँ, अन्यथा मैं अपने पुरातन पंथी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज़्यादा प्रचारित हो सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास्पद होने से नहीं डरता। कई बार लोगों का विचार था कि मैं कहीं कोई फ्रूट केक था, परंतु पुस्तक बिकी और बहुत बिकी। जब मैं यूएस मर्चेंट मैरीन एकेडमी में 1969 में ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पढ़े लिखे डैडी खुश हुए। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर फ्लीट में काम दे दिया। मैं थर्ड मैट था और हालांकि मेरी तनख्वाह मेरे सहपाठियों की तुलना में कम थी, परंतु कॉलेज के बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी। मेरी शुरुआती तनख्वाह $42,000 प्रति वर्ष थी, जिसमें ओवरटाइम भी शामिल था और मुझे केवल 7 महीने काम करना पड़ता था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां होती थी। अगर मैं चाहता तो एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अगले 5 महीने की छुट्टियों के बदले में अपनी तनख्वाह दुगनी कर सकता था। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया कैरियर था, परंतु मैंने 6 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया और मैरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीख सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया, जबकि अमीर डैडी ने मुझे बधाइयां दी। स्कूल और नौकरी में विशेषज्ञता का विचार एक लोकप्रिय विचार है, यानी कि ज़्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको विशेषज्ञता हासिल करने की ज़रूरत है। इसलिए मेडिकल डॉक्टर तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ या स्थिर रोग विशेषज्ञ जैसे विशेषज्ञ हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंट्स, आर्किटेक्ट, वकील, पायलट या बाकी लोगों के बारे में सही है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, इसलिए वे डायरेक्ट मिलने के बाद रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर यह मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। अमीर डैडी ने मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए, यह उनका सुझाव था। इसलिए मैंने उनकी कंपनी के कई विभागों में कई सालों तक काम किया। कुछ समय के बाद मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। हालाँकि मैं कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता, परंतु वे चाहते थे कि मैं उस विभाग में रहकर उनके बारे में मोटी-मोटी बातें समझ लूँ। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहाँ की शब्दावली को पकड़ लूँगा और यह भी समझ लूँगा कि क्या महत्वपूर्ण होता है और क्या नहीं। मैं बस एक बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम कर चुका हूँ। सेल्स, रिजर्वेशन और मार्केटिंग में भी वे मुझे और माइक की सीढ़ी दर सीढ़ी सिखा रहे थे। इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग उनके बैंकर्स, वकील, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ बैठकों में भाग लें। वे चाहते थे कि हम लोग उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातें की। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे मेरे निर्णय के पीछे के कारण को नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि जिस नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया था उसमें तनख्वाह अच्छी थी, फ़ायदे बहुत थे, खाली समय भी बहुत था और प्रमोशन के अच्छे अवसर थे। जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, तो मैं लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका। मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे। समस्या यह थी कि मेरे तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। मेरे पढ़े लिखे डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी, मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। पढ़े लिखे डैडी का विचार था कि मैं शिप का ऑफिसर बनने की शिक्षा ग्रहण करने स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। तो एक विद्यार्थी की तरह मैं सुदूर पूर्व और साउथ पैसिफिक जाने वाले जहाज़ों पर, बड़े फ्रेटर्स पर, ऑयल टैंकरों और यात्री जहाज़ों पर काम करता था। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं यूरोप की तरह जाने वाले जहाज़ों के बजाय प्रशांत महासागर पर अपना ध्यान केंद्रित करूं क्योंकि भविष्य के देश एशिया में हैं, यूरोप में नहीं। जबकि मेरे ज़्यादातर सहपाठी, जिनमें माइक भी शामिल था, अपने घर पर पार्टी और मौज मस्ती करते थे। जब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, तहीती, समोआ और फिलीपींस में व्यवसाय लोगों, बिजनेस की शो शैलियों और संस्कृतियों का अध्ययन करता था। मैं भी तो पार्टी कर रहा होता, परंतु अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पढ़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ सके कि मैंने यह नौकरी क्यों छोड़ी और इसके बाद मॉडर्न कॉप्स में क्यों शामिल हुआ। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूँ, परंतु मैं वास्तव में ट्रुप का नेता बनना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन काम है लोगों से काम लेना। उन्हें 3 साल तक सेना में काम किया। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी ऐसा नहीं किया। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों को नेतृत्व किया जाए। तुम्हें जो अगली चीज़ सीखनी चाहिए वह है नेतृत्व। उन्होंने कहा, अगर आप एक अच्छे नेता नहीं हैं तो आप पर पीछे से गोली चलाई जा सकती है, जैसा बिजनेस में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने कमीशन से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मैं हवाई जहाज़ उड़ाना पसंद करता था। मैं जेरोक्स कंपनी में काम करने लगा। मैंने
इसमें एक वजह से नौकरी की थी और नौकरी के फ़ायदे वह वजह नहीं थी। मैं एक शर्मीला आदमी था और बिक्री का विचार मुझे दुनिया का सबसे डरावना विषय लगता था। जेरोक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती है। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। पढ़े लिखे डैडी को मुझ पर शर्म आती थी। एक बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्समैन उनके नीचे के स्तर के होते हैं। मैंने जेरोक्स में 4 साल तक काम किया, जब तक कि मुझे दरवाजे खटखटाने और अस्वीकार कर दिए जाने के डर से मुक्ति नहीं मिल गई। एक बार मैं विक्रय में चोटी के 5 लोगों में लगातार आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तीफ़ा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कंपनी में अपना बढ़िया कैरियर छोड़ दिया। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली। अमीर डैडी ने मुझे और माइक को कंपनियां चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था, तो अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला उत्पाद था नायलॉन और वेल्क्रा का वॉलेट, जो फॉर ईस्ट में बनता था और समुद्री जहाज से न्यूयॉर्क के एक वेयर हाउस तक आता था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब मेरे पंखों की मजबूती की परीक्षा का समय आ गया था। अगर अब मैं असफल होता तो मैं दिवालिया हो गया होता। अमीर डैडी का मानना था कि 30 साल के पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है, आपके पास संभलने का मौका होता है। उनकी सलाह थी। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरा पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस करता हूँ और जैसा मेरे अमीर डैडी मुझे प्रोत्साहित किया करते थे, मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। आज मेरी निवेश कंपनियां दक्षिण कोरिया, एशिया, नॉर्वे और रूस में निवेश करती हैं। एक कहावत है जहाँ एक संक्षिप्त रूप है जस्ट ओवर ब्रोक, और दुर्भाग्य से करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होती है। चूंकि स्कूल वह नहीं समझता कि फाइनेंशियल बुद्धि भी बुद्धि के एक रूप है, इसलिए ज़्यादातर कर्मचारी या मजदूर अपने साधन के भीतर ही रह रहे हैं। वे मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है, काम करने के लिए इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से ना निकाल दिया जाए, और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर न चले जाएं। और अगर आप ज़्यादा कंपनियों की तनख्वाह देखें तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत तो सच्चाई तो है। इसका कुल परिणाम यह होता है कि ज़्यादातर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाते। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सुरक्षित नौकरी खोज लो। ज़्यादातर काम करने वाले कम समय में पुरस्कारों जैसे वेतन तथा दूसरे फायदों के लिए काम करते हैं, परंतु दीर्घकालीन दृष्टि से उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवा लोगों को यही सलाह दूंगा कि नौकरी खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर यह तय करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने से पहले और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे कितनी दक्षताओं से पारंगत होना चाहते हैं। एक बार लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं और छोटे हैमस्टर की तरह धातु के छोटे पहियों के चारों तरफ घूमने रहते हैं। उनके छोटे पैर तेजी से घूमते हैं, पहिए भी तेजी से घूमते हैं, परंतु आने वाले कल में वे उसी पिंजरे में रहेंगे और उस पिंजरे का नाम है नौकरी। जेरी मैगवायर फिल्म में टॉम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार संवाद थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ। परंतु एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज़्यादा सच्ची थी। यह उस दृश्य में थी जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह पूरी कंपनी से पूछता है, मेरे साथ कौन आ रहा है। सब लोग मौन और स्तब्ध हैं। केवल एक औरत बोलती है, मैं आना तो चाहती हूँ परंतु मेरा 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। यह वाक्य पूरी फिल्म का सबसे अच्छा वक्तव्य है। यह उस तरह का वक्तव्य है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल तनख्वाह बढ़ने की आशा लगाए रहते हैं और हर साल उन्हें निराशा होती है, इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज़्यादा योग्यताएं हासिल करते हैं ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि मिल सके, परंतु एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछता हूँ, रोज़मर्रा की यह गतिविधियाँ आपको कहाँ ले जा रही हैं। छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सीरियल ब्रिकफील्ड, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत ख़राब है। पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में से 50% की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसी बात से चिंता होनी चाहिए, और बाकी बचे 50% में से 75 से $80 लोग फीसदी लोगों के नाम मात्र की पेंशन मिलेगी, जो कि $55 या $150 या $300 प्रति माह होगी। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कार्पेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन सलाहकार फर्म के मुख्यालय में गया और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जिनकी विशेषज्ञता बढ़िया रिटायरमेंट योजनाएं तैयार करने की थी। जब मैंने उनसे पूछा कि छोटे ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उन्हें विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होगा, मैंने पूछा। उन्होंने अपने कंधे उचकाए। अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के पर्याप्त धन नहीं है तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं। कॉर्पेल इसके बाद पुराने रिटायरमेंट प्लान और ज़्यादा खतरनाक नए 401 के प्लान के अंतर को स्पष्ट करते हैं। ज़्यादातर काम करने वालों के लिए यह कोई सुखद तस्वीर नहीं है, और यह तो हुई रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में
मेडिकल फीस और दीर्घकालीन नर्सिंग होम सुविधाओं को जोड़ा जाता है तो फीस डरावनी हो जाती है। उनके 1995 की पुस्तक में वो बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस $30,000 प्रति वर्ष से $1,25,000 प्रति वर्ष है। वे अपने इलाके के साफ सुथरे परंतु साधारण नर्सिंग होम में गए। उन्होंने 1995 की कीमत को $88,000 पाया। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों में कई अस्पतालों में ऐसे कड़े फैसले लिए जाते हैं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे यह फैसले विशुद्ध रूप से इस आधार पर करते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने वृद्ध हैं। अगर मरीज वृद्ध है तो अक्सर मेडिकल केयर को अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति को दे देते हैं। बूढ़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रह जाता है। तो जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं। जबकि उनके पास दौलत नहीं है, वे मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या कर्मचारी भविष्य को देख पा रहे हैं या उनकी भविष्य दृष्टि केवल उनकी अगली तनख्वाह तक ही जाती है और वे उसके आपसे कभी दूरगामी भविष्य के बारे में सलाह ही नहीं करते। जब मैं ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वयस्कों के सामने बोलता हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज़ की सलाह देता हूँ। मैं यह सुझाव देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा दृष्टिकोण रखें, केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय, जो हालांकि महत्वपूर्ण है। मैं सुझाव देता हूँ कि वे एक और काम करने लगे जो उन्हें एक और दक्षता सिखा दे। अगर वे सेल्स तकनीकें सीखना चाहते हैं तो अक्सर मैं उन्हें किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाने के लिए कहता हूँ, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन से झिझक और असफलता का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के असफल होने का मुख्य कारण होते हैं। लंबे समय में शिक्षा धन से ज़्यादा मूल्यवान है। जब मैं यह सुझाव देता हूँ तो अक्सर लोगों की प्रतिक्रिया होती है, पर इसमें बहुत झंझट है, या मैं केवल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है कि जवाब में मैं पूछता हूँ, तो आप ज़िंदगी भर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आप आय से 50% सरकार को दे दें? दूसरे वक्तव्य, मैं केवल वही काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है, के जवाब में मैं कहता हूँ, मुझे जिम जाने में बिल्कुल रुचि नहीं है, परंतु मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ ताकि मैं ज़्यादा फिट रह सकूँ और ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकूँ। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में कुछ तो सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते। जब तक कोई आदमी बदलने के लिए तैयार ना हो, बदलना बहुत कठिन होता है। परंतु उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं और दोराहे पर खड़े हैं, मेरा सुझाव यही है। ज़िंदगी बहुत हद तक जिम जाने की तरह है। इसमें सबसे बड़ा दर्द भरा हिस्सा होता है वहाँ जाने का फ़ैसला लेना। आप एक बार यह फ़ैसला कर लेते हैं, बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैं जिम जाने के नाम से काँप जाता हूँ, परंतु एक बार वहाँ पहुँच जाता हूँ, काम शुरू कर देता हूँ तो मुझे इसमें मज़ा आने लगता है। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहाँ गया था। अगर आप कुछ नया सीखने के प्रति अनिच्छुक हो और इसके बजाय आप अपने क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हो, तो वह सुनिश्चित कर ले कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वहाँ यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञताओं की रक्षा के लिए ही बनाई जाती हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी जब गवर्नमेंट की कृपा दृष्टि से दूर हो गए तो वे हवाई में टीचर्स यूनियन के अध्यक्ष हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि वह उनके द्वारा किए जाने वाला सबसे कठिन काम था। मेरे अमीर डैडी ने दूसरी ओर जिंदगी भर यह कोशिश की कि उनकी कंपनियों में यूनियन न बन पाए। वे सफल हुए, हालांकि यूनियन काफ़ी करीब आ गई थी, परंतु अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाते थे। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मुझे दोनों की बातों में फ़ायदे दिखते हैं और उनकी ज़रूरतें दिखती हैं। अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं, उच्च विशेषज्ञता हासिल करते हैं, तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा के में चले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने हवाई जहाज़ उड़ाने के कैरियर में गया होता तो मुझे ऐसी कंपनी पसंद होती जिसकी पायलट यूनियन बहुत तगड़ी हो। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी केवल एक दक्षता को सीखने के लिए समर्पित होती, जिसका मूल्य केवल एक उद्योग में ही हो सकता था। अगर मुझे उस उद्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जीवन की दक्षताएं किसी दूसरे उद्योग में उतनी बहुमूल्य नहीं होती। अगर किसी वरिष्ठ पायलट को निकाल दिया जाए जिसके पास हवाई जहाज उड़ाने का 1 लाख घंटे का अनुभव हो और जो हर साल $1,50,000 कमा रहा, तो उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज़्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। दक्षताएं एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि एयरलाइन उद्योग में जिन दक्षताओं की ज़रूरत होती है और जिनके लिए पायलटों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, वे स्कूल सिस्टम में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। आज डॉक्टरों के लिए भी यही सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, कई मेडिकल संगठन जैसे HMO से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को यूनियन का सदस्य होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है। NEA यानी नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के पास बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि शिक्षा के बाहर उनकी दक्षताओं का मूल्य अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। तो नियम यह है, उच्च विशेषज्ञता हासिल करो और यूनियन बना लो। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब मैं अपनी कक्षा में पूछता हूँ, आप में से कितने मैकडॉनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, अगर आप में ज़्यादातर
बेहतर हैमबर्गर बनाने की दक्षता है तो आप मैकडॉनल्ड्स से ज़्यादा पैसा क्यों नहीं कमाते या मैकडॉनल्ड को ज़्यादा पैसा क्यों देते हो? जवाब साफ है, मैकडॉनल्ड बिजनेस सिस्टम में अच्छा है। ज़्यादातर प्रतिभावान लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान केवल बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं, जबकि बिजनेस सिस्टम सीखने में वो कोई भी ध्यान केंद्रित नहीं करते और उन्हें बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वाई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलाकार है, वह काफ़ी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे बताया कि उसकी माँ ने अपने पुत्र के नाम $35,000 छोड़े हैं। यह रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची है। तत्काल उसे इस पैसे से विज्ञापन करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने की सोची। 2 महीने बाद उसका पहला पूरे पेज का रंगीन विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे। यह विज्ञापन 3 महीने तक चला। उस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस विज्ञापन में खत्म हो गई। अब वह पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता है। यह एक ऐसे आदमी का सामान्य उदाहरण है जो एक बेहतरीन हैमबर्गर बना सकता है परंतु बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं रखता। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा तो उसने जवाब केवल यही दिया कि विज्ञापन वाले लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या वह सेल्स या डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया प्रतिभावान गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं और अपनी क्षमताओं से कम पैसा कमा रहे हैं और इसका जिम्मेदार उनके ज्ञान का विषय नहीं बल्कि उनका अज्ञान है। वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने की दक्षता को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। शायद मैकडॉनल्ड सबसे अच्छे हैमबर्गर नहीं, लेकिन वे एक मूलभूत रूप से औसत हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ हैं। गरीब डेयरी चाहते हैं कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। उनका विचार था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा। हालांकि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वे राज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते, फिर भी मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया करते हैं। पढ़े लिखे डैडी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया और वे उच्च शिक्षित थे और निपुण प्रोफेशन के लिए ज़्यादा सुरक्षा और फायदों के लिए अभियान छेड़ रहे थे। हम में से इस बात पर काफ़ी बहस हुई परंतु मैं जानता हूं कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज़्यादा विशेषज्ञता के कारण ही यूनियन के संरक्षण की जरूरत होती है। वे यह कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं उतनी ही ज़्यादा आप जाल में फंस जाते हैं और आप अपनी विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद विकास करें। कई कॉरपोरेशन यही करते हैं, वे बिजनेस स्कूल के किसी युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह विकसित करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ नहीं होते ही, वे बिजनेस सिस्टम के सभी पहलुओं की जानकारी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इस तरह विकसित करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और वह भी यह भी समझ जाते हैं कि किस तरह विभिन्न डिपार्टमेंट में तालमेल होता है। दूसरे विश्व युद्ध की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा मान समझा जाता था, आज इसे स्मार्ट समझा। चूंकि लोग ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे तो क्यों ना कमाने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कम समय में हो सकता है और आपकी आमदनी कम हो परंतु लंबे समय में इसके आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सफलता के लिए जिन मुख्य मैनेजमेंट दक्षताओं की जरूरत होती है वे हैं कैश फ्लो का मैनेजमेंट, सिस्टम का मैनेजमेंट और लोगों का मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दक्षताएं सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। बिक्री की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है, इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वह कोई ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हों। कम्युनिकेशन स्किल जैसे लिखना, बोलना सीखना, सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी कला है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में भाग लेता हूँ या शैक्षणिक टेप खरीदता रहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज़्यादा मेहनत की थी कि वे उतने ही ज़्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल की थी वे उतने ही ज़्यादा फंसते चले गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी परंतु उनके विकल्प कम होते चले। जब उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया गया तभी उन्हें पता चला कि व्यवसाय की दृष्टि से वो कितने जोखिम में। यह सो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाए या वह खेलने के लिए ज़्यादा बूढ़ा हो जाए। उनकी ऊंची तनख्वाह वाली स्थिति चली जाती है और वे अपने सीमित दक्षताओं के सहारे जीवन यापन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियनों के इतने समर्थक बन गए थे। उन्हें यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज़्यादा फायदा दिलाया होता। अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे हमें ऐसे लोगों के पास काम करने के लिए प्रोत्साहित करते जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट थे और वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों की एक टीम के रूप में काम करेंगे। आज इसे व्यावसायिक विशेषज्ञता का समन्वय कहा जाता है।
आज मैं भूतपूर्व स्कूल टीचर से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज़्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ दक्षताओं के अलावा अन्य भी दक्षताएं हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बिक्री और मार्केटिंग की दक्षताएं ज़्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती हैं क्योंकि इसमें नकारे जाने या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप संप्रेषण, सौदेबाजी और अपने नकारे जाने के डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे, अपने लिए ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने अखबार की लेखिका को सलाह दी थी कि जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी, मैं हर किसी को वही सलाह देना चाहूँगा। तकनीकी रूप से विशेषज्ञता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमज़ोर पहलू होते हैं। मेरे कुछ दोस्त जो जीनियस हैं परंतु वे दूसरे लोगों के साथ प्रतिभा ढंग से बात नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि 1 साल तक बिक्री की कला सीख लें। चाहे वे कुछ भी ना कमाएं परंतु उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाएंगी और यह अनमोल है। अच्छा सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी होने की भी ज़रूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ साथ देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आर्थिक या प्रोफेशनल संघर्ष के मामले में देने और लेने में बहुत कमी देखी गई है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे ना अच्छे विद्यार्थी हैं, ना ही अच्छे शिक्षक। मेरे दोनों डैडी उदार थे, दोनों ही देने के सिद्धांत का पालन किया था। शिक्षा देना उनके लिए, दोनों के लिए एक प्रकार का काम था। वे जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में ज़रूर उन दोनों में अंतर था। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान दिया। उन्होंने अपने चर्च में दान दिया, समाज सेवी संस्थाओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज़्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। इसलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। वे संगठन उनकी संपत्ति को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास अतिरिक्त पैसा होगा मैं उसे दान दे दूंगा। समस्या यह थी कि उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा नहीं आया, इसलिए वे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए। दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे यकीन करते थे लो और फिर दो। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर दोनों ही डैडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कट्टरपंथी पूंजीवाद का है जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है। मेरा दूसरा हिस्सा एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज़्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ती हुई खाई के लिए मूल रूप से दकिया कानूनी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ। इफ़ यू लाइक दिस चैप्टर प्लीज़ शेयर इट ऑन फेसबुक। अगर आपको ये पसंद है तो फेसबुक पर शेयर करें। आई विल बी थैंकफुल फॉर यू। प्लीज़ शेयर इट ऑन फेसबुक। इसे फेसबुक पर शेयर करें अगर आपको ये अच्छा लगे। धन्यवाद।